नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जब कोई अपनी मेहनत के दम पर लोगों के दिलों के शिखर तक पहुंचता है तो वो शख्सियत कहलाता है। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो धीर है, गंभीर हैं, जिनमें ममतत्व है, जो मार्मिक हैं, जो साहस संजीदगी के साथ अपने काम को करती हैं। हमारे साथ है राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, स्टूडियो में स्वागत है मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम, क्योंकि आप बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं और बच्चों का संरक्षण राजस्थान में वर्तमान स्थिति में एक बड़ी चुनौती है, तो इस पद पर रहते हुए इस चुनौती को आप किस तरीके से देखती हैं? बाल आयोग का अध्यक्ष होना अपने आप में एक चुनौती है, साथ ही साथ जिम्मेदारी है, साथ ही साथ उम्मीद है, आशा है उन सभी की जिनके साथ कई तरह के मामले हमारे सामने निकल कर आते हैं, उन सब के परिवार की, उन सब बच्चों की। तो चुनौती भरा कार्य है, परंतु मैं कहना चाहूँगी कि यदि हम उस चुनौती को ओढ़ लें और सोचें कि हमें कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं सोचना है और बच्चे को न्याय दिलाना है, बच्चे के लिए काम करना है और बच्चों के संरक्षण का सोचना है, तो ज़रूर उस चुनौती पे हम खरे उतर सकते हैं। आपको सुकून ज़्यादा मिलता है जब इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता उनके साथ संगीता बेनीवाल जी खड़ी नज़र आती हैं, या फिर दर्द होता है कि काश इनके साथ कोई और होता तो संगीता बेनीवाल जी की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल विजेंद्र जी, सबसे पहले तो दर्द होता है कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। यदि ऐसा नहीं होता, आज हमारे सामाजिक चेतना होती। मेरे पास एक मामला आया 4 वर्षीय बच्ची का, जिसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई जालोर, अभी कुछ दिन पहले भी आया। तो सबसे पहले तो लगता है कि आखिर ऐसा क्यों और कब तक। फिर उसके बाद जब बच्ची के मानसिक पटल के लिए हम काउंसलिंग करते हैं, बच्ची को पॉक्सो का मैटर है, संबंधित को हम सज़ा दिलवाते हैं। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं और पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे मामले जो बहुत जल्दी हमारे सामने निर्णय निकल कर आए हैं, तो उन सब से खुशी भी होती है कि सबका कानून की तरफ विश्वास बढ़ता है। सबको लगता है कि यदि हम आयोग में अपनी बात रखेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री का जिक्र आपने किया, जोधपुर से हैं आप, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो ये कहें कि जोधपुर से अकेले मंत्री के तौर पर आपको कैसा लगता है? क्योंकि मुख्यमंत्री अलग हो गए, मंत्री के तौर पर संगीता बेनीवाल हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री होकर इतने सरल हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा को मानते हुए कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास कोई मंत्री का ओहदा है। एक आम मामूली सी महिला, एक आम कार्यकर्ता जिसने अपना सफ़र एक पार्षद से शुरू किया था, अपने आप को आज भी वही सोचती हूँ और लगता है कि हाँ, जो विश्वास के साथ मुझे इस पद पे बैठाया है उस पर खरे उतरना है। आप पार्षद से आगे जोधपुर जिला देहात की अध्यक्ष भी रही हैं। आज के दौर में पॉलिटिक्स में इधर उधर बहुत कुछ हो रहा है, लोग पार्टियां छोड़कर जा रही हैं। आपने कार्यकर्ता का जिक्र किया, आप खुद एक कार्यकर्ता रही हैं, आज एक अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। आपको लगता है कि अगर आप पार्टी के साथ या अपने काम के साथ समर्पित हैं तो देर सवेर चीज़ें मिलती हैं? बिल्कुल विजेंद्र जी, हमको सब्र रखना चाहिए और बिल्कुल मिलती है। मैं तो कहना चाहूँगी कि पार्षद के रूप में मैंने अपना अच्छी भूमिका निभाई, तो मुझे दूसरी बार फिर से पार्षद का टिकट मिला, जबकि मैं कहीं नहीं बोलने गई थी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बुला के मुझे पार्षद का टिकट दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और उनको लगा कि इसमें काम करने की भावना है, तो उन्होंने आज इतना संवेदनशील जो आयोग है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया। तो सब्र तो रखना ही चाहिए, मेहनत से हमें सब कुछ मिलता है। अच्छा, ये सवाल मैं वैसे बाद में करने वाला था, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया तो इस कड़ी में हम 2023 में आपको विधानसभा में देख सकते हैं? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि हमें कर्म करना चाहिए और पहले ही ये सोचकर इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कार्य करना चाहिए। जो भी पार्टी के मुखियाओं को अच्छा लगेगा, जो हाईकमान को लगेगा कि मैं उनकी एक सैनिक हूँ और लगेगा कि मेरे को यहाँ सेवा मेरी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के तौर पर लगभग 3 साल आपको पूरे हो चुके हैं। 3 साल की वो 3 उपलब्धियां कौन सी है जिनको संगीता बेनीवाल ये समझते हैं कि हाँ, मैंने समाज में योगदान दिया, बच्चों के उत्थान में योगदान दिया? बिल्कुल विजेंद्र जी, सबसे पहले तो उन गांव ढाणियों तक भी बाल आयोग क्या है इस बात को पहुंचाना। दूसरा, मेरे पास स्वयं के पास बच्चों का फ़ोन आना कि मेरा बाल विवाह हो रहा है मैम, आप जल्दी आइए और हमारा बाल विवाह रुकवाइए। और ऐसा पहली बार होना कि बच्चियों के लिए हम बाल विवाह रुकवाते हैं,
लेकिन बच्चों का भी फ़ोन आना, एक 17 वर्षीय दौसा के बच्चे का फ़ोन आया कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ मैडम, मेरा बाल विवाह रुकवाइए, क्या आप संगीता बेनीवाल हैं? तो बड़ा सुकून मिलता है। तो इस तरह के नए नए नवाचार जो हमारे द्वारा किए गए, तो उसका मैं कहना चाहूँगी कि ये उपलब्धियाँ बाल आयोग की है। क्योंकि कोरोना का टाइम गया, 2 साल गए, हम थर्ड वेव से गुजर रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो कुछ आंकड़े कहते हैं कि 500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। हालांकि आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। बांसवाड़ा में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी नज़र आया। तो उनके लिए बाल संरक्षण आयोग ने क्या किया? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश व प्रदेश जूझ रहा था, बाल आयोग ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक रखी। कोई भी भूखा ना सोए, इस मुहिम में मुख्यमंत्री जी के साथ में रहकर वो सभी बच्चे जो मजदूर माता पिता अपने राज्यों में जा रहे थे और बच्चे भी पैदल रवाना हो गए थे, उन सब बच्चों का हमने उनको अपने अपने राज्यों तक पहुंचाना, उन तक खाना भिजवाना, और साथ ही में जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता नहीं रहे, बाल कल्याण योजना के माध्यम से उनको जुड़वाना, लाभान्वित करवाना। और कई ऐसी हमारे पास शिक्षण संस्थाएं भी आगे होकर आई कि वो इन सबको निःशुल्क छात्रावास में रखेंगे, निःशुल्क पढ़ाई करवाएंगे, और कई ऐसे बच्चों की विवाह करवाना। ये सब कार्य बाल आयोग ने इस कोविड जैसी महामारी में बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए किए। मैं बीते 10 सालों से देख रहा हूं कि जब भी सरकारें कोई आती हैं तो एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि भिक्षावृत्ति के खिलाफ। यहाँ तक के स्लोगन आए कि आपका 1 रुपया बच्चे को एक कदम आगे नहीं, एक कदम पीछे छोड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। क्या संगीता बेनीवाल के पास इसका कोई स्थायी समाधान कि किसी भी रेड लाइट पर बच्चा नजर ना आए? बिल्कुल विजेंद्र जी, ये एक मेरी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि बाल आयोग अध्यक्ष होने पर एटलीस्ट चौराहों से हमारे को बच्चे ना दिखें। भिक्षावृत्ति मुक्त प्रदेश, बाल मित्र राजस्थान, ऐसी मेरी कल्पना है। उसके लिए मैंने प्रयास भी किए, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ भी किए, परंतु जब मैंने बैठक ली, चाहे वो सरकारी विभाग के लिए हो चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं की, एसओपी जैसी बात हमारे सामने नहीं थी। बाल आयोग ने एसओपी भी बनाई और बहुत जल्द चीफ सेक्रेटरी के साथ में बैठ के, सभी विभागों के साथ बैठ के सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि ट्रैफिक पुलिस को भी हम साथ बैठाएंगे, ताकि हमारे बच्चे ट्रैफिक के वहीं पे रोक लिए जाए और इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए। और पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि मैं इस पद पर हूँ तो हम लोग ज़रूर भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान को करें। बीते कुछ दिनों में एक और चीज़ की महसूस हुई मैम, कमी ये कि जैसे अलवर की जो घटना हुई, भीलवाड़ा की जो घटना हुई, उसमें जो सबसे दर्दनाक स्थिति थी वो ये कि जो बच्ची जिनके साथ जो भी हुआ वो लैंग्वेज नहीं समझती हैं। मूक बधिर होने के बावजूद वो लैंग्वेज नहीं समझती जिससे कि कोई एक्सपर्ट उनको समझ सके। क्या ये व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि आंकड़ा बहुत ज़्यादा राजस्थान में नहीं होगा, कि ये कंपलसरी कर दिया जाए कि जो भी डीफ एंड डम यानी कि मूक बधिर है उनको गवर्नमेंट की तरफ से साइन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज कम से कम सिखाई जाए और ये परिवार के लिए कंपलसरी किया जाए? बिल्कुल विजेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने बात रखी और बहुत अच्छा सुझाव भी दिया। और बिल्कुल, जब क्यों नहीं हो सकता, दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री जी वैसे भी बहुत संवेदनशील रहते हैं। और जिस तरह से हमारे सामने ये 2 मामले आए मूक बधिर बच्चों का, जिसमें बड़ी तकलीफ हुई हम लोगों को ये जानने में कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या, तो इसको देखते हुए हमें बिल्कुल ये नवाचार करना चाहिए। और बाल आयोग भी इसके लिए पूरी तरह से अनुशंसा करेगा और इसको सुनिश्चित भी करेगा कि इस तरह से बच्चों को अपनी बात समझा सके साइन लैंग्वेज में, उस तरह का एक शिक्षक को रख के इन बच्चों को पढ़ाया जाए। 3 साल में मैम अनुभव आपका क्या है कि बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो अपराध हो रहा है या शोषण हो रहा है या फिर वो भिक्षावृत्ति की तरफ जा रहे हैं, बड़ा कारण क्या है? आपको लग रहा है कि सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार है, या वो परिवार इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर सरकार और पॉलिसीज़ इसके लिए जिम्मेदार है कि उनको एक सही ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हैं, एक सही दिशा नहीं दे पा रहे? देखिए विजेंद्र जी, कोई भी एक को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी सबकी है, चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे हम आयोग की बात करें, चाहे परिवार की या समाज की, सभी की जिम्मेदारी है। और सभी की तरफ से कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। कई बार इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है कि दुष्कर्म का अंजाम परिवार में ही किसी के द्वारा दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी सबके ऊपर है। सबको उतनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सबको सामूहिक प्रयास करके एक स्वस्थ व सुरक्षित बचपन हमारे बच्चों को देना होगा। ठीक है मैम, क्योंकि ये प्रोग्राम शख्सियत है तो आपके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, घर में किसकी चलती है? क्योंकि जो हस्बैंड हैं आपके वकील हैं, ससुर जज हैं, तो मानकर चलें कि फ़ैसला भी आपका होता होगा घर में तो,
और पैरवी भी आपकी मजबूत रहती होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं अपना कार्य कर रही हूँ तो घर में सब बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। और जहाँ तक चलने की बात है तो विजेंद्र जी आपको भी अच्छे से पता होगा कि घर में किसकी चलती है। हम पुरुष प्रधान समाज ज़रूर कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घरों में महिलाएं अपनी बात रखवा पाती हैं। एक महिला के तौर पर, क्योंकि बीते 3 सालों से आपको मीडिया में जितना भी देख रहे हैं, आप मेकअप और श्रृंगार से दूर रहती हैं, तो क्या ये नेचर का हिस्सा है या जिम्मेदारी का हिस्सा है? जिम्मेदारी का हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि 2002 में मेरा विवाह हुआ, उससे पहले कॉलेज वगैरह में थी, और उसके बाद 2004 में ही मैंने पार्षद के रूप में अपना प्रथम चुनाव लड़ा। तब से राजनीति क्षेत्र में मैं आ गई और समाज सेवा को और लोगों की बात जानने को, विकास कार्य करवाने को, इन्हीं सबको श्रृंगार और गहना मान लिया कह सकते हैं। तो श्रृंगार से और इन सब से कोसों दूर मैं रह गई और अब मुझे इसमें कोई रुचि भी नहीं है। मुझे संतुष्टि और श्रृंगार उसी में नज़र आता है कि कोई मेरे पास आए और मैं उसकी आशाओं पे, उम्मीदों पे खरे उतर सकूं। बेहतरीन जवाब है। लेकिन एक गुड़िया है घर में, जब वो मम्मी को देखती होंगी इस तरीके से तो क्वेश्चन तो रेज होते होंगे, क्योंकि वो बाकियों को भी देखती होंगी। तो कभी ये सवाल होता है कि मम्मी आप श्रृंगार क्यों नहीं करते हैं, आप मेकअप क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल होते हैं। बिल्कुल, बिटिया है मेरी 14 साल की, और उसको शुरू से ये शिकायत रही है। जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, बाकियों की मदर्स को देखती हैं, तब वो मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन करती हैं कि आप कभी मेकअप क्यों नहीं करते, कभी श्रृंगार क्यों नहीं करते। और इनफैक्ट मेरे पास घर पे भी कोई श्रृंगार के सामान नहीं है, तो वो उसको भी लाने की मेरे को ज़िद करती है। तब मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि तुम अपनी सहेलियों की मदर से पूछो कि वो कितने लोगों को न्याय दिलाने में आगे आती हैं, वो कितना सोशल वर्क करती हैं। तो किसी को कंपैरिजन नहीं करना, ये मेरी चीज़ है। तो बच्ची को ये हमेशा शिकायत रहती है, और पर मैं उसकी इस बात पे खरे नहीं उतर पाती, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन आप राजस्थान में बहुत से बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरती हैं मैम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, जिनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, क्या उनके अधिकारों का वो संरक्षण कर पा रही हैं बतौर माँ के तौर पर? छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शख्सियत, और आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिन्हें आप पूरे प्रदेश में उन बच्चों की माँ के तौर पर भी देख सकते हैं जिनका कोई नहीं है। हमारे साथ है संगीता बेनीवाल जी। संगीता बेनीवाल जी, सवाल जो ब्रेक से पहले मैंने छोड़ा था, क्योंकि आप बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बोर्डिंग हैं, कभी ये कहते नहीं कि माँ आप पूरे प्रदेश के बच्चों का बोझ उठा रहे हैं, हमारे अधिकारों का भी थोड़ा संरक्षण कीजिए, हमें भी वक्त दीजिए? देखिए विजेंद्र जी, 2 बच्चे हैं, और हालांकि जब से मैं समाज सेवा में आई हूँ बच्चे उसी दरमियान हुए, वैसे ही उन्होंने मुझे देखा बढ़ते, उनका जो ब्रॉटअप हुआ कि मदर जो हैं हमेशा जनता में और लोगों की सेवा में लगी रहती हैं, उनका वो इसी तरह से बड़े हुए। परंतु आज तक जोधपुर से राजनीति की थी, और प्रदेश की जो राजनीति है वो बच्चों के 10-12 साल के होने पर शुरुआत हुई। तब बाल आयोग अध्यक्षा बनने के बाद 4 से 5 माह बाद बेटी ने ज़रूर कहा था कि मम्मा हमारे भी कुछ राइट्स हैं। तब मुझे ज़रूर महसूस हुआ कि मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। तब मैंने उसको पूरी तरह से ब्रॉटअप करने के लिए बच्चों को बोर्डिंग में भेजा, दोनों बच्चों को। आज वो बहुत खुश हैं और सभी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी मदर पे भी प्राउड फील करते हैं। आपने एक प्रोग्राम चलाया आयोग आपके द्वार, आप ज़िला स्तर पर गए, अलग अलग जगहों पर चीज़ें आपने देखी। तो राजस्थान को जब आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या किस इलाके के अंदर या किस संभाग के अंदर दिखाई दी? मैं कहना चाहूँगी ज़्यादा समस्या मेवाड़ की तरफ दिखाई दी। चाहे हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर वगैरह की बात करें, वहाँ पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ छोटी बच्चियों का जो विवाह और उसके बदले परिवार को पैसा देने की बात, ये सब हमारे सामने आई। और उसके लिए हमने प्रयास भी किया। वहाँ की जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, उनके साथ में मिलकर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि हम इनको जागरूक कर सकें, इनको कहीं ना कहीं हम जोड़ सकें, ताकि इस तरह की चीज़ हमारे सामने निकल कर ना आए। मैम, 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने बजट में एक बड़ी घोषणा की थी बाल संरक्षण आयोग के लिए 100 करोड़, और वो राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ था। तो उस बजट का इस्तेमाल हम मानकर ही चल रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों में तो बेहतर तरीके से हुआ होगा
कैसे कैसे उसका इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल विजेंद्र जी, जिस तरह से बजट से पूर्व बैठक मुख्यमंत्री जी की परंपरा है सभी वर्गों के साथ करने की, उस वक्त मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था कि महिला व बाल विकास की जगह बच्चों के लिए एक अलग से बजट दिया जाए। मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में राजस्थान ऐसा राज्य है, नेहरू बाल कोष के नाम से 100 करोड़ का बजट उसमें आवंटन हुआ। इसको हमने उपयोग अभी कोरोना जैसी महामारी में लिया, चाहे फॉस्टर केयर बच्चों को यूज़ करवा के, चाहे बच्चों का विवाह समारोह करवा के, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है और 18 वर्ष की बच्चियां हो गई, तो कहीं ना कहीं बच्चों के बेहतर विकास हेतु और बच्चों के भविष्य हेतु इस अमाउंट को हमने काम में लिया। जिस तरीके से आप जिम्मेदारी संभाल रही हैं मैम, बहुत सी चुनौतियां होंगी जो इस वक्त भी आप फेस कर रही होंगी और उनके लिए समाधान को तलाश रही होंगी। वो कौन कौन सी चुनौतियां आपको अभी दिखाई दे रही है और इन फ्यूचर में हम उनके समाधान किस तरीके से देख सकते हैं? जब कोरोना जैसी महामारी थी तब हमारे सामने चीज़ें निकल कर आई। जब बच्चे घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे और घर में एक ही मोबाइल होता था, तो उस वक्त माता पिता बच्चे को ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा करवाते थे बजाय बच्ची के। तो आज भी ये चीज़ हमारे सामने चली आ रही है। तो बेटियों के द्वारा कई बार मुझे कंप्लेन की गई, तो अभी भी वो बाकी है। और जहाँ तक गुड टच बैड टच की बात है, बाल आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक जगह बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए और बताया जाए कि क्या सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श है, अभिभावकों को दिखाया जाए। परंतु ये हमारा जागरूकता अभियान और ये सब हमारा तब धरा रह जाता है जब परिवार के ही किसी व्यक्ति के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया जाता है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं और जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, तब तक आम व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक ये सब पर खरे उतरना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। कुछ ऐसी यादें जो बचपन की आपकी हों और जिनको आज भी आप याद करके मुस्कुराती हो, यकीनन होंगी। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैं जब स्कूल में थी तो मैं अपनी स्कूल में सबसे पीछे बैठा करती थी और जब मुझसे टीचर नाम भी पूछता था तो मैं वो भी नहीं बोल पाती थी और बहुत चुप रहने वाली, शर्माने वाली और सबको सुनने वाली लड़की थी। आज जब मेरे स्कूल के वो क्लासमेट्स मुझे मिलते हैं, कॉलेज के जो बच्चे मुझे मिलते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आखिर इतना बदलाव कैसे, तो मुझे मुस्कुराहट सी आ जाती है। ये काफ़ी डिफरेंस मुझे हमेशा याद रहता है। और आज मैं तब स्कूलों में जाती हूँ विज़िट करने, तो मेरी जैसी मुझे कहीं बच्चियाँ नज़र आती हैं तो मैं उनको ज़रूर उदाहरण देती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं हमारे सामने। पहले मुझे, जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, तो कौन सी फिल्म सबसे पहले लगी है और कौन सा गाना सबसे पहले आया है वो मुझे पता होता था। परंतु अब इन सबसे कोसों दूर हो गई हूँ। तो मैं लास्ट पिक्चर कब और किसके साथ देखी? लास्ट पिक्चर फैमिली बच्चों के साथ ही देखी, बच्चे ही लेके जाते हैं और याद नहीं आ रहा कितने साल पहले देखी। लेकिन इस प्रोग्राम में इस वक्त 2 बैक बेंचर बैठे हैं, मैं भी अपने टाइम का बैक बेंचर ही रहा हूँ। ग्रेट। लेकिन मैम, क्योंकि फैमिली के बीच में रहते हैं, ससुर जी हैं, हस्बैंड हैं, कभी, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि वो इतना सपोर्ट करते हैं कि कभी ये चीज़ें महसूस नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा होता है क्योंकि रिलेटिव आते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं, इस पूरे कोऑर्डिनेशन में कहीं दिक्कत आती है कि आपको पूरा राजस्थान भी देखना है, राजस्थान के हर बच्चे को भी देखना है, कहाँ क्या घट रहा है वहाँ आपको पहुँचना भी है और फैमिली के अंदर जो घट रहा है उसको भी देखना है, इसमें थोड़ी मुश्किल आती है? देखिए विजेंद्र जी, ज़रूर। जैसे मैं घर जाती हूँ, जोधपुर मेरे निवास है, और परिवार के पास पहुँचते ही मेरे बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अब आप कितने दिन यहाँ हो। तो मैं कहती हूँ कि अब मैं 2 दिन कहीं नहीं जा रही, और अचानक कोई ऐसा मैटर आ जाता है कि मेरे को दोबारा निकलना पड़ जाता है, तो तब एक बार मैं बच्चों को समझाती हूँ। परंतु हाँ, सबका सपोर्ट है, इसी की वजह से सब जगह पहुँच पाती हूँ जहाँ मामले होते हैं। और धरातल पर अगर हम जाते हैं और हम कहीं और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से देखते हैं और उसी को धरातल पर जाकर देखते हैं, तो चीज़ें अलग मिलती हैं कई बार। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी बात है उसके लिए धरातल पर जाना ज़रूरी है, ताकि हमें हकीकत सामने आ सके। परंतु परिवार का एक अच्छा सपोर्ट है और वो हमेशा साथ रहते हैं, इसी वजह से भाग पाती हूँ और इसी वजह से पहुँच पाती हूँ। अगर आपको एक ऑफ़र दिया जाए कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए और विधानसभा का चुनाव लड़के अगर आप विधायक बनती हैं तो आप महिला बाल आयोग मंत्रालय संभालेंगे, महिला मंत्रालय संभालेंगी, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं आप इसी को कंटिन्यू करेंगी, आप किसको चुनेंगी? बहुत ही टफ क्वेश्चन है विजेंद्र जी आपका। परंतु दोनों ही बच्चों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मंत्रालय पहुंचकर महिला बाल विभाग या बाल आयोग। तो
जिसमें ऑब्वियसली जिसमें हम फैसले ज़्यादा लेने की ताकत रख सकें, जिसमें हम अपनी बात रख सकें, वही विभाग में ज़्यादा चुनूंगी। ठीक है, आप मंत्रालय चुनेंगे। नहीं ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से ज़्यादा लोगों का काम कर सकें वहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है और अच्छे लोगों का पहुँचना भी ज़रूरी है। लेकिन मैम, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम जब देख रहे हैं तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में एक नई चीज़ सामने आई और वो आई इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों तक पहुंचना। अभी तक ये था कि बहुत कम वो गेम वगैरह के लिए कर रहे थे, लेकिन अब एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एजुकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए कब उनके पास पॉपअप के तौर पे क्या आता है, ये एक बड़ा गंभीर मामला है। आपको लग रहा है कि बीते कुछ सालों में बच्चों के मानसिक स्तर में थोड़ा सा बदलाव इस वजह से आया क्योंकि मोबाइल उनके बहुत नज़दीक आ गया, और इसका समाधान क्या लगता है? ये बहुत ही दुष्परिणाम निकल के आ रहे हैं और कई सारे अभिभावकों द्वारा हमारे को इसकी कंप्लेंट भी करवाई गई कि बच्चा अचानक चुप रहने लग गया, बच्चा एकांत में जाने लग गया, परिवार से घुलना मिलना उसको पसंद नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई और जो बच्चा है, बाल मन है, वो इस तरह के अगर वीडियोस देखता है तो उसको प्रैक्टिकल करने का भी सोचता है। तो कई सारे हमारे सामने मामले आते हैं कि पॉक्सो का जो मैटर है उसमें बच्चा भी नाबालिग है। तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। और हमने भारत संचार प्रौद्योगिकी को भी पत्र लिखा है कि इस तरह का जो भी मटेरियल है उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए। और हम तो ये चाहेंगे कि कोरोना जैसी जो वेव है वो एक तरह से ख़त्म हो, ताकि बच्चे फिर से जो बच्चे हैं अपने सहेलियों के साथ बैठ सके, स्कूल जा सके और नेट से थोड़ा दूर हो सके। आपको लग रहा है कि बाल अपराध में जो चोरी करते हैं बच्चे, वो अपने साथ के दूसरे बच्चों को देखकर कर रहे हैं, घर की स्थिति की मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, या उनको मनोरंजन इसमें नज़र आता है और एक गेम के तौर पर इसको वो करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है? देखिए विजेंद्र जी, इन सभी बच्चों से मेरा मिलना होता है। जब मैं विभिन्न जिलों में संप्रेषण गृहों में जाती हूँ तो जो चोरी में लिप्त बच्चे हैं वो वहाँ रहते हैं। तब एकांत में मैंने उनसे कई बार पूछा तो अधिकतर 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माता अकेली है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो एक ऐसे गिरोह में आ जाते हैं जहाँ पर उनको फटाफट पैसा मिल जाता है। और वो भी बच्चों से मैं जब जानती हूँ कि एक बाइक चोरी करने का 500 रुपया, वो बच्चे आज संप्रेषण गृह में हैं कि हमको तुरंत पैसा मिलेगा ताकि हम घर में आटा दाल ला पाएंगे। तो अधिकतर वही बच्चे हैं जिनको गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जा रहा है। संप्रेषण गृह में भी बहुत सी शिकायतें आती हैं, खाना सही तरीके से नहीं है, अंदर भी उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं। क्या आपके ज़रिए एक नवाचार ये हो सकता है कि जो संप्रेषण गृह में बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मजबूरी में आते हैं, आपने ही कहा, तो उनको एक एजुकेशन की तरफ लेकर जाया जाए और संप्रेषण गृह एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल उनके लिए हो जाए कि भाई वहाँ सिर्फ वो सज़ा ना काटें बल्कि एक भविष्य की नई रूपरेखा के तौर पे देखें ताकि आगे सही रहे, उनको फिर दीवार तोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी 2 दिन पूर्व यही कहा था। संप्रेषण गृह में हमारे वो बच्चे जो विधि से संघर्षरत हैं और वो बच्चे जो देखभाल वाले हैं लगभग एक ही साथ रह रहे हैं, तो उन पे भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ जब मैं वहाँ जाती हूँ और पूछती हूँ कितने बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो बच्चे विधि से संघर्षरत हैं वो नहीं पढ़ रहे होते। वहाँ के स्टाफ से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैडम ये एनडीपीएस में आया, ये चोरी में आया, इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहे। तो वाकई में वहीं पे अगर हम शिक्षक ले आए, वहीं हम बोर्डिंग करें तो उन बच्चों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, शिक्षा का महत्व बता सकते हैं। और संप्रेषण गृह मतलब सुधार गृह, तो हम बच्चों को सुधार सकते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? अशोक गहलोत मुख्य। क्या आपको लगता है कि उनकी जो संजीदगी है कि वो कभी, बहुत कम देखा है हमने कि वो गुस्से में बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो बहुत शांत तरीके से बहुत पॉलिटिकली चीज़ों को करते हैं, आपको लगता है वही एक सही तरीका है? उनको जब देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो विश्वास नहीं होता कि जैसे हम बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि ये तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। इतना सरल, इतना सहज और हंसकर हर बात को लेना। और मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जोधपुर में जब जन सुनवाई करते हैं तो जो काले झंडे लेके खड़े रहते हैं उनसे भी जाकर मिलना और उनके भी चेहरे पर मुस्कान लाना, तो वो मैं इतने समय से देखती आ रही हूँ। और कभी अगर मैं गुस्से में आती हूँ तो मेरे घर में मुझे हस्बैंड भी बोल देते हैं कि गहलोत साहब से कुछ सीखो। तो वाकई में उनमें जो पेशेंस है, जो सहजता है, उसको देख देख के ही हम भी सीखते हैं। अशोक गहलोत, उन्हें मारवाड़ का गांधी कहते हैं, गांधी राष्ट्रपिता हैं, आप बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या आपको हम मदर टेरेसा राजस्थान में देख सकते हैं, या कहें कि आप बन चुकी हैं?
नहीं विजेंद्र जी, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बन चुकी हूँ। अभी भी काफ़ी सारे काम करने बाकी हैं और काफ़ी काम हुए हैं और प्रयास रहेगा। वो रोल मॉडल हैं हमारी मदर टेरेसा, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं और बच्चा जो उम्मीद रखे उसको पूरा कर सकूं। बहुत से बच्चे उम्मीद भी रखते हैं मैम कि जिनके सिर से साया उठ गया है, कोई एक साया उनके ऊपर आ जाए। मेरा मतलब है कि गोद लेने की प्रक्रिया अभी भी राजस्थान या पूरे देश के अंदर ये बहुत कम है। आपको लगता है कि लोगों को इससे लेवल पे जागरूक करना चाहिए और ये बाल संरक्षण आयोग को करना चाहिए कि अगर किसी के घर एक बेटा हो गया है तो एक बेटी को गोद ले ले? बिल्कुल, देखिए होना चाहिए, और परंतु इसकी प्रक्रिया भी इतनी कठिन है, इसको भी थोड़ा सरल हमें बनाना चाहिए। कई विदेश से अभिभावक हमारे पास आते हैं बच्चों को गोद लेने के लिए, और मुझे खुशी है कि वो विमंदित बच्चों को पहले गोद लेना पसंद करते हैं, वो बेटियों को पहले गोद लेना पसंद करते हैं कि हमारे वहाँ पे हम इसको ठीक कर लें। तो उस वक्त जब बच्चा जाता है फिर हम फॉलोअप भी लेते हैं, बच्चा कैसा है, वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। परंतु मुझे नहीं पता कि ये जो गोद लेने की प्रक्रिया है ये इतनी कठिन बनी हुई है कि ऑनलाइन 10,000 तक नंबर उनके आ रखे होते हैं। तो ये अगर सरल बन जाए तो हम काफ़ी सारे बच्चों को उनका घर दिलवा सकें। अब एक बेटे की भी माँ है, एक बेटी की भी माँ है, दोनों को घर में परवरिश भी देते हैं। आपको क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति में बेटे को ज़्यादा परवरिश देने की ज़रूरत है या बेटी को ये समझाने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम बेटी को ही समझाते हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि बेटों को स्टिक लेने की ज़रूरत है, वहाँ से चेंजेस आएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप दोनों को संभालती हैं? बिल्कुल विजेंद्र जी, बेटी मेरी सिंसियर है और उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, परंतु बेटा थोड़ा सा चंचल और नटखट मैं बोलूँगी, तो मेरा तो हमेशा बेटे के प्रति ही रहता है कि उसी को समझाया जाए, उसी से कहा जाए। वो बोर्डिंग में भी है, उसे बताया जाए क्या सही है क्या गलत है, उसे ये भी कहा जाए कि गलत चीज़ हमें अट्रैक्ट ज़्यादा करती है परंतु हमें उस तरफ नहीं जाना। तो बेटे के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है मेरा कि उसको समझाया जाए और सही डायरेक्शन पे ले जाया जाए। अंतिम सपना जो आप पूरा करना चाहती हैं? लगभग 18 से 19 वर्ष हो गए समाज सेवा करते हुए, और मैं चाहूँगी कि मैं अंतिम अपनी सांस तक इसी तरह से समाज सेवा में जुटी रहूं और इसी तरह से लगन से अपना कार्य करती रहूं और इसी तरह से अपनी जो मेरे दिल में है मैं दे सकूं लोगों को, वो मैं देना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में आने के लिए। जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि बेहद धीर, गंभीर, संजीदा, ममतात्व और मार्मिक तरीके से बात करने वाली संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। पूरे प्रोग्राम में वो मुस्कुराई ज़रूर हैं लेकिन वो गंभीरता रही है, हर सवाल के जवाब में गंभीरता रही, और शायद यही वजह है कि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के तौर पर वाकई में उन्होंने राजस्थान में बेहतरीन काम किया है। कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में उनको भी वो पूरा करे, उनको ख़त्म करे और बच्चों को एक नया और अच्छा भविष्य दे। नमस्कार।